अरवल विधानसभा बिहार के अरवल जिले में आता है, जो जहानाबाद लोकसभा के एक विधानसभा में से एक है। और अरवल के समीकरण भी बड़ा दिलचस्प है। और अरवल की अगर बात की जाए तो अरवल में फिलहाल भाकपा माले के महानंद प्रसाद सिंह वहां के विधायक हैं। और वहां के समीकरण क्या है, पिछला इतिहास क्या रहा है, इन तमाम चीजों को समझने के लिए हम बात करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी से। राकेश जी, ये अरवल के समीकरणों को किस तरह से देख रहे हैं और पिछला इतिहास जो रहा है वो इस बार के समीकरणों को कितना प्रभावित करेगा? देखिए, अरवल विधानसभा में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और गुडनी सिंह यादव सोशलिस्ट पार्टी से उम्मीदवार थे। वो अरवल के पहले जो हैं विधायक बने थे। यहाँ का जब आप चुनावी इतिहास देखिएगा अरवल का, तो यहाँ दिखेगा कि कांग्रेस वर्सेस सोशलिस्ट वर्सेस लेफ्ट, वामपंथ का एक असर जो है अरवल में रहा है। और वो अच्छा प्रभाव जो आप कहते हैं कि उसका प्रभाव दमदार दिखता है। अरवल एक समय नक्सलवाद के लिए भी जाना जाता था, चरम पर था। अरवल जिले का निर्माण ही इसलिए हुआ कि नक्सलवाद पर नकेल कसा जा सके, उसमें सफलता भी मिली है। चूंकि अब इस तरह की घटनाएं कम होती हैं, नहीं तो नरसंहार के लिए भी अरवल जाना जाता था। लेकिन जब आप राजनीतिक इतिहास पर आते हैं तो ये दिखता है कि सोशलिस्ट पार्टियों का दबदबा जो है वो यहाँ पर ज़्यादा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक सोशलिस्ट पार्टी ने बहुत ज़्यादा जीत हासिल कर ली हो, ऐसा नहीं है। अरवल में सभी जीते हैं। आप देखिएगा, अलग अलग सोशलिस्ट पार्टियां जीती हैं, कांग्रेस को यहाँ जीत मिली है, लेफ्ट को यहाँ पर जीत मिली है, और आपको देखिएगा कि बीजेपी को भी यहाँ पर जीत मिली है। तो लेफ्ट, राइट, कांग्रेस और सोशलिस्ट सभी को यहाँ पर कामयाबी जो है वो मिली है। लेकिन एक और बात है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टियों को ही यहाँ की जनता ने प्यार दिया है, व्यक्ति को भी दिया है। और जिन व्यक्ति को दिया है उनमें से एक नाम जरूर हम लेंगे, कृष्णनंदन प्रसाद सिंह। ये यहाँ से 3 बार चुनाव जीते हैं और वो भी लगातार 1980, 85 और 1990 में 3 बार जो है इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। तो ये चीज दिखता है कि यहां निर्दलीय प्रत्याशी भी सफल रहे। जैसे मैंने कहा ना, लेफ्ट, राइट, कांग्रेस, बीजेपी, तो उसमें आप निर्दलीय को भी जोड़िए। 4 बार निर्दलीय प्रत्याशी यहां पर चुनाव जीते हैं। इनफैक्ट इसे आप ये भी देखें, हम अक्सर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा बार किस पार्टी ने चुनाव जीता है, तो उसमें जब आप पार्टियों के खांचे में जाएंगे तो वहां निर्दलीय ही सबसे बड़े दिखेंगे, जो किसी दल से नहीं है। वो 4 बार यहां पर चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अगर आप ये देखिए तो एक और चीज अरवल में दिख रही है, जो कि वर्तमान विधायक के लिए भी चिंता की बात हो सकती है, कि पिछले 8 चुनाव से अरवल हर बार अपना विधायक बदल लेता है, यहां तक कि पार्टी भी बदल लेती है। देखिए, 1990 में कृष्णनंदन प्रसाद सिंह जीते थे। इसके बाद कृष्णनंदन सिंह की ये तीसरी जीत थी, लेकिन इसके बाद आपको कोई भी लगातार रिपीट नहीं कर पाया। 95 में रविंद्र सिंह कुशवाहा, 2000 में अखिलेश प्रसाद सिंह, 2005 फरवरी अक्टूबर में दुलार चंद सिंह यादव लगातार जीते थे, क्योंकि वो एक ही साल जो है वो चुनाव हुआ था। लेकिन उसके बाद 2010 में अगर आप देखें तो यहां से बीजेपी को जीत मिली, यहां पर चितरंजन कुमार जीते। 2015 में आरजेडी सफल रहा, रविंद्र सिंह जीते, और 2020 में भाकपा माले को जीत मिली। तो ये चीज देखने में आ रहा है कि अगर हम 90 से न भी लें तो 2005 से आपको दिख रहा है कि हर बार जो है प्रत्याशी बदलता चला जा रहा है 2005 अक्टूबर से, और हर बार नया प्रत्याशी यहां चुनाव जीतता है और पार्टी भी बदल जाती है। अभी तक कुल 17 चुनाव अरवल में हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस को 2 बार जीत मिली है, और उसको जो आखिरी जीत मिली थी वो 1962 में मिली थी। और अब देखिए स्थिति यह है कि कांग्रेस को लड़ने के लिए ये सीट भी नहीं दी जाती। आरजेडी 2 बार यहां पर कामयाब रहा है, तो एलजेपी को भी 2 बार सफलता मिली है, और सीपीआई भी 2 बार इस सीट पर सफल रहा है।
बीजेपी एक बार, जनता दल एक बार, जनता पार्टी एक बार, सोशलिस्ट पार्टी एक बार और भाकपा माले भी एक बार इस सीट को जीतने में सफल रहा है। तो 4 बार सर्वाधिक जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी यहां से जीते हैं। अगर सबसे ज्यादा बार जीतने वाले उम्मीदवार की हम बात करें तो कृष्णनंदन प्रसाद सिंह सर्वाधिक 3 बार यहां से चुने गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अरवल जो है अपने प्रतिनिधि पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हुए दिखता नहीं है। अगर आपका काम पसंद नहीं आया तो वो उसे बदल देता है। देखिए, अगर हम 2010 से शुरू करें तो यहां पर क्या कुछ दिखता है। तब भाकपा माले से महानंद प्रसाद सिंह ही चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी ने चित्तरंजन कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था। आरजेडी से यहां पर प्रत्याशी नहीं था उस साल। कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया था धनंजय कुमार और दुलार चंद सिंह यादव जो कि एलजेपी के सिटिंग विधायक थे, वो भी चुनावी मैदान में उतरे थे। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला यहां पर हुआ था जिसमें महानंद प्रसाद सिंह जो भाकपा माले के प्रत्याशी हैं उनको 19,782 वोट आए थे, 20.88%, और चित्तरंजन कुमार को आए थे 23,984 वोट, मतलब 25.32%। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे धनंजय कुमार, उनको 5,196 वोट, और दुलार चंद सिंह जो एलजेपी के प्रत्याशी थे और उस वक्त सिटिंग विधायक थे, उनको आए 15,513 वोट, मतलब 16.38% वोट। तो जीत मिली बीजेपी के चित्तरंजन कुमार को। वो 4,202 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। दूसरे स्थान पर रहे भाकपा माले के महानंद प्रसाद सिंह और तीसरे स्थान पर दुलार चंद सिंह एलजेपी प्रत्याशी रहे, जिनको कि 16.38% वोट आए थे। लेकिन 2015 में तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई थी। बिहार में राजनीति ने एक करवट ले ली थी। एनडीए का साथ छूट चुका था नीतीश कुमार का, और अकेले भी वो इससे पहले चुनाव लड़कर देख लिया उन्होंने, लोकसभा चुनाव 2014 में और कुछ बाई इलेक्शन में। तो फिर 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का एक महागठबंधन बना, और अंक गणित जो है वो इस महागठबंधन के साथ रहा। रविंद्र सिंह कुशवाहा जो कि आरजेडी के प्रत्याशी थे, वो यहां पर चुनावी मैदान में उतरे और उनको जो है 55,295 वोट आए, 42.62% वोट। और चित्तरंजन कुमार जो उस वक्त सिटिंग विधायक थे, वो दूसरे स्थान पर रहे। उनको जो है आए 28.9% वोट, मतलब लगभग 29% वोट। और तीसरे स्थान पर रहे महानंद प्रसाद सिंह, भाकपा माले के प्रत्याशी, 21,354 वोट उन्हें आए, मतलब कि लगभग 16.5% वोट। तो यहां रविंद्र सिंह जो कि कुशवाहा थे, उन्होंने यहां पर 17,810 वोटों से जीत हासिल की। फिर 2020 आता है। 2020 में जब महागठबंधन बनता है आरजेडी का, तो जेडीयू की एग्जिट हो चुकी थी, जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में जा चुका था। तो आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस का एक गठबंधन बनता है, और चूंकि यहां लेफ्ट का एक प्रभाव रहा है तो यह सीट लड़ने के लिए भाकपा माले को दी गई, और वहां एक बार फिर महानंद प्रसाद सिंह प्रत्याशी बने। तो बीजेपी ने दीपक कुमार शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने सुभाष चंद्र यादव को मैदान में उतार दिया। एक ट्रायंगुलर फाइट थी जहां महानंद प्रसाद सिंह को आए 68,286 वोट, मतलब कि 47.2% वोट। तो अरवल के लिए जो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन था, उससे भी मजबूत गठबंधन बनकर उभरा राजद, भाकपा माले और कांग्रेस का। क्योंकि देखिए, जहां पिछली बार 42.62% वोट आए थे रविंद्र सिंह को आरजेडी प्रत्याशी महागठबंधन में, वो 2020 में 5% से बढ़ गए 47.2%, 5% से थोड़ा सा कम। तो यहां पर महानंद प्रसाद सिंह जो है 19,950 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे।
अभी वही सिटिंग विधायक हैं और ये उनकी ख्वाहिश होगी कि जो इसका ट्रेंड रहा है अरवल का 2005 अक्टूबर से, वो चीज़ें रिपीट ना हो, मतलब कि हर बार जो विधायक बदलने की बात है ऐसा कुछ भी ना हो। तो अब देखना है कि यहाँ पर दावेदार कौन कौन है। तो देखिए, भाकपा माले से तो महानंद प्रसाद सिंह ही होंगे। हालांकि आरजेडी से भी कुछ दावेदार हैं, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ पर भाकपा माले ये सीट छोड़ेगी। महानंद प्रसाद सिंह जो है वो यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। तो हम पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बीजेपी से पिछली बार चुनाव लड़े थे दीपक कुमार शर्मा, तो उनका दावा तो यहाँ बनता है। और चूंकि चितरंजन कुमार शर्मा का निधन हो चुका है, तो उसके बाद दीपक कुमार शर्मा का दावा और भी मजबूत हो गया है। हालांकि मनोज शर्मा के नाम की भी चर्चा है कि अगर गोह में मनोज शर्मा को बीजेपी टिकट नहीं देती और वहां पर रणविजय सिंह को टिकट मिल जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में मनोज शर्मा को अरवल शिफ्ट किया जा सकता है। ये बातें हो रही हैं। इसके अलावा भी कुछ और दावेदार हैं, रामकिशोर शर्मा और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। अब अगर आप ये चीज़ देखिए तो जेडीयू से भी कुछ दावेदार हैं, जिनमें मंजू देवी, रामकिशोर वर्मा और दयानंद सिंह, ऐसे लोग यहाँ पर दिखते हैं। अगर आप कांग्रेस से बात कीजिए तो धनंजय शर्मा, राम विनय यादव का नाम सामने आता है, लेकिन लगता नहीं कि ये सीट भाकपा माले छोड़ेगी। आरजेडी से रविंद्र सिंह, रामेश्वर चौधरी, बिंदेश्वर यादव, ऐसे लोग हैं जो कि दावा करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दिख यही रहा है कि ये सीट महागठबंधन में भाकपा माले को ही जाएगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जन सुराज, यहाँ पर उनके भी कई दावेदार हैं, वो किसे प्रत्याशी बनाते हैं और किस जाति से बनाते हैं, क्योंकि वो जिस जाति से प्रत्याशी बनाएंगे उस जो जिस परंपरागत वोटर्स हैं उससे, तो उस पार्टी को या उस गठबंधन को नुकसान हो सकता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि जातीय समीकरण क्या है, तो जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 21.23% हैं, तो उनकी संख्या बहुत अच्छी है। इसके अलावा मुस्लिम भी 9.4% हैं, यादव 15 से 16% हैं। तो जो MY का इक्वेशन है वो आपको 24.5 से 25.5% के आसपास है। राजपूत 2.5 से 3%, भूमिहार 10.5 से 11.5%, कुछ लोग इससे ज्यादा भी कहते हैं, ब्राह्मण 2 से 2.5%, तो सामान्य जाति के वोटर्स 15 से 16%, कुर्मी कोयरी की संख्या यहां पर अच्छी है 16 से 17%, और वैश्य यहां पर 8 से 9% हैं। तो जो एनडीए के वोट हैं परंपरागत, वो 39 से 41% के आसपास जो है वो पहुंचते हैं। लेकिन जीत यहां पर पिछली बार भाकपा माले को मिली थी, इसके पीछे क्या वजह थी, या 2015 में आरजेडी जीते थे, तो इसकी एक वजह यह है कि जो भाकपा माले है या आपको जो आरजेडी था, तो महागठबंधन जो अपना प्रत्याशी बनाता है वो उसमें से बनाता है जो परंपरागत रूप से बीजेपी को वोट करते हैं। तो कुर्मी वोटर्स जो हैं, आमतौर पर कुर्मी कुशवाहा जो है वो नीतीश कुमार के वोटर रहे हैं और उस वजह से एनडीए को वोट करते हैं। लेकिन यहां पर महानंद प्रसाद सिंह के प्रत्याशी बनाए जाने से उस वोट में अच्छी खासी सेंधमारी हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो एक और चीज दिखती है कि यहां अनुसूचित जाति के वोटर्स 21.5% के आसपास हैं, और जो भाकपा माले है वो अनुसूचित जाति के बीच में और जो अति पिछड़ी जातियां होती हैं वहां पर जो है ग्राउंड लेवल पर बहुत काम करती है और उनसे जो है उनका जनसंपर्क बेहतर रहता है। तो यहां पर वो वोट भी भाकपा माले के चुनाव लड़ने की वजह से जो है उनकी तरफ जाता है। इसलिए आप देखेंगे जहां अनुसूचित जाति के वोटर्स ज्यादा हैं, महागठबंधन वो सीट जो है भाकपा माले को दे सकती है, ये ट्रेंड आपको दिखेगा। तो ये एक चीज है जो कि भाकपा माले को मजबूत बनाती है, क्योंकि एक परंपरागत वोट ही 24.5 से 25% के आसपास हैं, और फिर जब उसमें आप अनुसूचित जाति के वोटर की एक बड़ी संख्या अपने तरफ जोड़ लेते हैं और फिर प्रत्याशी
जो है आप जब कुर्मी कोयरी में से चुनते हैं तो उसका भी एक हिस्सा आपके पास जाता है, और ये वजह है कि भाकपा माले को पिछली बार जीत मिली थी। इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। कहा जा सकता है कि एनडीए के लिए या बीजेपी जदयू के लिए यहाँ की राह आसान नहीं रहती है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ की सीट जो है वो एक टफ सीट में काउंट होती है एनडीए के लिए, और ये चीज आपको दिख भी रही है कि आप देखते हैं कि बीजेपी को यहाँ सिर्फ एक बार जो है वो कामयाबी मिली है, और जेडीयू की बात कीजिए तो जेडीयू का नाम जो है वो नहीं दिखता है। तो ये चीजें बता रही हैं कि यहाँ के समीकरण इस तरह के हैं, यहाँ अंक गणित नहीं है, यहाँ समीकरण है, और समीकरण बिठाकर महागठबंधन बेहतर प्रदर्शन करता रहा है। तो क्या इस बार एनडीए समीकरण पलट देगा, ये एक बड़ी बात है और ये बड़ा सवाल भी है। लेकिन अगर आप देखें तो अरवल में जो मुकाबला होगा वो आपको रोचक होगा, रोमांचक होगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और प्रत्याशी किसे बनाता है एनडीए, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अभी आपको स्लाइट एज भाकपा माले को देना पड़ेगा, जो दिख रहा है इतिहास और जो समीकरण है उसके अनुसार। चलिए, तो अरवल विधानसभा में समीकरण क्या होंगे, प्रत्याशी कौन होंगे और एनडीए या जदयू वहां क्या रणनीति अपनाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरे जो छोटी पार्टियां होंगी वो इन समीकरणों को कितना प्रभावित करेंगी, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा।